वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 से फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सभी चैप्टर्स को कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमने 10 चैप्टर कर लिए। आज चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यून मांग की स्थिति में जो एडी है वो एस के ज़्यादा होती है या एडी से कम होती है। तो न्यून मांग वह मांग होती है जब एग्रीगेट जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। तो जो आंसर होगा, एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्फीतिक अंतराल का माप है। जो स्फीतिक अंतराल है यानी कि महंगाई है वो कब होती है? अधिक मांग में होती है। जब एडी है, एग्रीगेट डिमांड है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, तब स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समग्र मांग की न्यूनता का कारण सरकारी व्यय में डैश है। कि जब जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम इसलिए है क्योंकि जो सरकार है वो खर्चे कम कर रही है। अगर सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर, न्यून या अभावी मांग के परिणाम स्वरूप कीमतों में निरंतर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर न्यून मांग है यानी कि एडी कम है एएस से, तो जो कीमतें हैं वो लगातार घटेंगी, गिरावट होगी उनमें। क्योंकि अगर कीमतें लोगों के पास जो मांग है वो कम है लेकिन उत्पादन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो कीमतें लगातार घटेंगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, अधिक मांग वह स्थिति है जिसमें जो एडी है अभी किया था एएस से ज़्यादा होती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। लोग ज़्यादा वस्तु और सेवा की मात्रा का मांग करते हैं, उपभोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्फीतिक अंतराल पूर्ण रोजगार के आगे समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र मांग के अंतर के बराबर होता है। यानी जो स्फीतिक अंतराल है, जो गैप होता है वो इसलिए होता है कि जो समग्र मांग है वो ज़्यादा है और जो समग्र पूर्ति जो पूर्ण रोजगार के लिए ज़रूरी है, उन दोनों के बीच में अंतर होता है। स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होने का यही कारण है कि जो समग्र मांग जितनी है और जितनी हमें चाहिए उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अधिक मांग का कारण निजी उपभोग व्यय में वृद्धि तथा निवेश व्यय में वृद्धि है। यानी कि जो अधिक मांग है, हम जानते हैं जो डिमांड होती है, जो एडी होती है वो सी प्लस आई के इक्वल होती है। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है या निवेश व्यय बढ़ता है। तो अधिक मांग का कारण है कि उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है और निवेश में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर एट, अधिक मांग के कारण वस्तु और सेवा की कीमतें लगती हैं घटने या बढ़ने। तो अधिक मांग है यानी कि जो एडी है वो ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हैं। इसी को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। चैप्टर नंबर 12, न्यून अभिभावी या अधिक मांग को ठीक करने के उपाय। कि न्यून मांग या अभावी मांग को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं? पहला, राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की डैश नीति से है। तो जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार की आय और व्यय से रिलेटेड होती है। सेकंड क्वेश्चन, न्यून मांग व अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए एक राजकोषीय नीति उपाय है। तो अगर हम न्यून मांग को कम करना चाहते हैं तो उसमें सरकार को ज़्यादा खर्च करने चाहिए, तभी लोगों के पास पैसे होंगे जिससे उनकी जो न्यून मांग है वो ठीक हो सकती है। तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करनी चाहिए, सार्वजनिक ऋण में कमी करनी चाहिए। तो जब लोगों के पास पैसे कम है, उनकी मांग कम हो रही है, तो सरकार को कोई ऋण नहीं लेना चाहिए, तो सार्वजनिक ऋण में कमी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौद्रिक नीति सरकार की वह मुद्रा पूर्ति और साख पूर्ति नीति है जिसमें स्फीति व अपस्फीति दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। जो सरकार है वो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति द्वारा मुद्रा को और देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है। मौद्रिक नीति के द्वारा वो मुद्रा की सप्लाई और साख की पूर्ति को नियंत्रित करती है, जबकि राजकोषीय नीति द्वारा सरकार अपनी आय व व्यय से लोगों की आय को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 4,
डैश न्यून या अभावी मांग को ठीक करने का उपाय है। नगद नीति अनुपात को बढ़ाना या नगद निधि अनुपात को कम करना। नगद नीति अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि वो पैसा जो बैंकों को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो जितना कैश रिजर्व रेशो होगा उतनी ही साख का निर्माण कम होगा। तो अभावी मांग में लोगों की मांग को ठीक करने के लिए कैश रिजर्व रेशो को कम करना चाहिए ताकि बैंक अधिक से अधिक साख का निर्माण कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, अधिक मांग को ठीक करने के लिए डैश मुद्रा नीति अपनाई जाती है। तो अधिक मांग में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। महंगी मौद्रिक नीति का मतलब है कि जो ब्याज की दर है वो काफ़ी महंगी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे लोग कम ऋण लेते हैं, ब्याज पर कम पैसे उधार लेते हैं, जिससे उनके पास पैसे की कमी होती है, यानी कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम हो जाती है और वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को डैश कहते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्फीति का अंतराल को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर में क्या करता है? स्फीति का अंतराल क्या होता है? जब एग्रीगेट जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और वस्तु और सेवा का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन वस्तु और सेवाओं की जो मांग है वो बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों के पास कम पैसे हों ताकि वो कम वस्तु और सेवाओं की मांग करें। तो उस समय जो बैंक दर है, यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को यानी वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। तो उस समय वो बैंक दर को महंगा कर देता है, यानी कि वृद्धि कर देता है, जिससे जो वाणिज्य बैंक है वो ब्याज की दर को महंगा कर देते हैं और लोग कम पैसे उधार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, न्यून मांग को ठीक करने के लिए डैश के बजट की नीति अपनाई जाती है। तो न्यून मांग है यानी कि लोगों के पास कम मांग है, कम पैसे हैं, तो उस समय जो सरकार है वो घाटे की बजट नीति अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने का मतलब है कि सरकार का जो व्यय है वो ज़्यादा होता है और सरकार का जो आय होती है वो कम होती है। सरकार खर्च ज़्यादा करती है और टैक्सेस के थ्रू जो सरकार आय लेती है वो काफ़ी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिक मांग को ठीक करने के लिए मुद्रा की पूर्ति तथा उपलब्धता में डैश की जाती है। अधिक मांग ठीक करने के लिए सरकार चाहती है कि जो मुद्रा की पूर्ति हो वो कम हो, उपलब्धता कम हो, तो सरकार इनको कम करने की कोशिश करती है, उनमें कमी की जाती है। चैप्टर नंबर 13, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की डैश आय या व्यय का ब्यौरा होता है। तो जो सरकार का जो बजट होता है, सरकारी बजट होता है, वो अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जिससे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती। तो राजस्व परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति होती है जिससे सरकार की किसी भी परिसंपत्ति में कमी नहीं होती। उत्पादन कर एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि ये वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। वह कर जिसका कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है कर कहलाता है। तो जब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय के कम होने पर कर की जो दर है वो भी कम होती है। प्रगतिशील कर में जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसमें कर की जो दर है वो भी बढ़ती है। कम लोगों की जो आय जब कम होती है तो कर की जो दर है वो भी कम होती है। प्रगतिशील कर है वो अच्छे कर माने जाते हैं। इन पर ज़्यादा भार अमीर व्यक्तियों पर पड़ता है और गरीब व्यक्तियों पर इनका भार कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, कर सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। क्योंकि कर कानूनी रूप से प्रत्येक करदाता को देना होता है, इसलिए कर सरकार को दिए जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु की इकाई आकार या वजन के अनुसार
लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है। तो जब किसी वस्तु की इकाई उसके आकार या वजन के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे हम विशिष्ट कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फीस, लाइसेंस और परमिट डैश राजस्व प्राप्ति है। तो ये जो प्राप्ति है वो क्रेतर प्राप्ति है, यानी कि कर के अलावा जो प्राप्ति है वो फीस, लाइसेंस और परमिट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा मारुति कार उद्योग शेयर बेचना क्या है। तो जब भारत सरकार है वो मारुति कार का जो शेयर बेच रही है तो उसे विनिवेश कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विनिवेश के फलस्वरूप सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश व्यय के फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता कमी होती है तो उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देश की सुरक्षा पर जो व्यय खर्च किया जाता है या ब्याज के भुगतान हेतु जो खर्च किया जाता है, करों को एकत्रित करने पर जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विकासेतर व्यय कहते हैं, क्योंकि विकास के अलावा अन्य चीज़ों पर जो खर्च हो रहा है वो विकासेतर व्यय है, विकास के अलावा, यानी कि गैर विकास कार्य है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्व घाटा किसके बराबर होता है। घाटे से अभिप्राय होता है जब सरकार की आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो जब राजस्व प्राप्ति है वो कम होगी और राजस्व व्यय ज़्यादा होगा तो उसे हम राजस्व घाटा कहेंगे। घाटे का बजट वही है जब कुल व्यय है वो कम है और कुल प्राप्ति है वो ज़्यादा है, उसे हम घाटे का बजट कहेंगे। संतुलित बजट किसे कहेंगे, जब सरकार की आय और व्यय एक दूसरे के बराबर हो तो उसे हम संतुलित बजट कहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर क्या होती है। विनिमय दर एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा के रूप में कीमत होती है। तो स्थिर विनिमय दर का अर्थ होता है विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, पहले से ही फिक्स होती है। और विनिमय दर, क्वेश्चन नंबर 3, विनिमय दर की सर्वमान्य प्रणाली में प्रत्येक देश को अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टकसाली समता दर सिद्धांत द्वारा विनिमय दर सर्वमान्य मुद्रामान में निर्धारित की जाती है, यानी कि टकसाली समता दर में जो सोने की वैल्यू है वो डिसाइडेड होती है। लोशील विनिमय दर का निर्धारण विदेशी करेंसियों की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। लोशील विनिमय दर का निर्धारण विदेशी करेंसियों की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए उसे हम समता दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी विनिमय की जो पूर्ति होती है वो विदेशी निवेश पर निर्भर करती है। तो विदेशी विनिमय की जो पूर्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है। जो डिमांड है और जो विनिमय दर है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ऐसे ही पूर्ति में और विनिमय दर में डायरेक्ट संबंध होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में संबंध होता है, सेम वही उसकी मांग में और विनिमय दर में भी विपरीत संबंध होता है। पूर्ति में और विनिमय दर में सीधा संबंध होता है। हाजिर बाजार वह बाजार होता है जिसमें जो विनिमय दर है वो उसका जो क्रय विक्रय होता है वो तुरंत होता है, यानी कि चालू बाजार में जब विनिमय दर का लेन देन होता है तो उसे हम हाजिर बाजार कहते हैं। आगे लास्ट चैप्टर 15, भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक देश का उस देश के निवासियों तथा विदेशों में किए गए सभी आर्थिक सौदों का जो क्रमबद्ध लेखा होता है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष में दृश्य अदृश्य तीन तरह की मदें और पूंजी अंतरण शामिल होता है। भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर होता है क्योंकि जो व्यापार शेष है वो संकुचित धारणा है जबकि जो भुगतान शेष है वो विस्तृत धारणा है। व्यापार शेष भुगतान शेष में ही शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान शेष का संबंध दोनों दृश्य और दृश्य मदों से होता है जबकि व्यापार शेष का संबंध केवल दृश्य मदों से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि भुगतान शेष की देनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों को सोना देना पड़े या अल्पकालीन कर्जे लेने पड़े तो भुगतान शेष का जो पक्ष होगा वो विपक्ष में होगा, क्योंकि जो लेन देन है वो ज़्यादा हो रहे हैं और मतलब हमें आयात ज़्यादा करना पड़ रहा है और निर्यात कम करना पड़ रहा है, तो देनदारी ज़्यादा हो रही है तो इसे हम
विपक्ष भुगतान शेष कहेंगे। वह खाता जिसमें वस्तु और सेवा के निर्यात और आयात एक पक्षीय अंतरणों का हिसाब किताब रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें हम वस्तु और सेवाओं सभी को शामिल करते हैं तथा एक पक्षीय अंतरणों को शामिल करते हैं, उसे हम चालू खाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपहार, आर्थिक सहायता तथा दान एक पक्षीय अंतरण होता है। एक पक्षीय भुगतान जो मदे हैं उनको अगर हमें दूसरे देशों को देना पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक मदे मानेंगे। वे सभी पूंजीगत सौदे जिसके कारण विदेशी विनिमय का प्रवाह एक देश में होता है, जिन्हें भुगतान शेष के पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, तो इसे हम धनात्मक लिखेंगे या ऋणात्मक, क्योंकि हमारे देश में आ रहा है तो उसे हम धनात्मक बोलेंगे। वे मदे जिनका संबंध ऐसे सौदों से है जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसे हम स्वायत्त मदे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भुगतान शेष में स्वायत्त मदों को प्राय कहा जाता है रेखा के ऊपर या रेखा के नीचे, तो ऐसी मदों को हम रेखा के ऊपर की मदें कहते हैं। जब सभी प्राप्ति और भुगतानों का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है, तब जो भुगतान शेष होता है वो घाटे का होता है। लास्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष में संतुलन तब पाया जाता है जब सभी प्राप्ति और भुगतान शेष का शुद्ध जो शेष होता है वो शून्य होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।